मिडल ईस्ट मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं सुहेब ज़ुबैरी और आज हम बात करेंगे शोज़ब के साथ कि इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पर क्या चल रहा है। शोज़ब हमें बताइए कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अभी हिज़्बुल्लाह की तरफ से ये दावा किया गया है कि इसराइल के फ़ौजियों ने लबनान की सरहद को ब्रीच करने की, यानी लबनान की तरफ दाखिल होने की कोशिश की है और उस कोशिश को इस तरह नाकाम बनाया है कि वहाँ ज़मीन में ज़ेर ज़मीन बम उन्होंने प्लांट किए हुए थे जो उन्होंने धमाके से उड़ा दिए हैं और इसमें मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन ने उस इलाके में 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए देखा है। यही कहा जा रहा है कि वो उन हेलीकॉप्टर्स में ज़ख्मी और हलाक इसराइली फ़ौजियों को रेस्क्यू करेंगे, निकालेंगे। हाइफा और दीगर करीबी शहरों में जो अस्पताल हैं वहाँ एमरजेंसी लगा दी गई है। इसराइली फ़ौज ने ख़ुद माना है कि उनके 8 अफसरान और फ़ौजी मारे गए हैं, 17 के लगभग ज़ख्मी हैं। उन 17 में से 6 शदीद ज़ख्मी हैं और ये इसराइल ही ने कहा है कि उनकी फ़ौजों ने हिज़्बुल्लाह के 15 लड़ाकों को भी हलाक कर दिया है। हिज़्बुल्लाह ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। कल जंग का तकरीबन पहला रोज़ था। पहले ही रोज़ अगर 8 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं और 17 ज़ख्मी हुए हैं और ऐन एक दिन पहले ईरान ने 200 मिज़ाइल मारे हैं और ईरान के मिज़ाइल इसराइल पर हिट करने से आधा घंटा पहले याफा शहर में 2 हमास के कारकुनों ने फायरिंग करके 10 इसराइली शहरियों को हलाक और 12 के लगभग लोगों को ज़ख्मी किया, उसमें भी चंद शदीद ज़ख्मी हैं। तो कल और परसों मेरे ख्याल से इसराइल के लिए जानी लिहाज से बहुत ख़तरनाक दिन वाक़या हुए हैं। ईरान के हमले का आपने जिक्र किया, जो मिज़ाइल हमला हुआ है, और लगता है ऐसे है कि ईरान को भी कॉन्फिडेंस मिला है जब ये ज़मीनी फोर्सेस जो है इसराइल की लेबनान में जब घुसी हैं, तो उसके बाद से ईरान ने भी मिज़ाइल हमला किया। तो उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या इसराइल पीछे हटेगा? और ये पहले दिन ज़मीनी हमले के बाद जो कुछ उनको हुआ है, तो क्या वो पीछे हटेंगे? अब तक तो हमने यही देखा कि इसराइल के पास, क्योंकि जो फ़िज़ाई सुपीरियॉरिटी है, एयर सुपीरियॉरिटी है, वो उसको यूज़ करता है और उससे वो तहस-नहस कर देता है शहरों को। तो क्या ईरान के मिज़ाइल हमले के बाद इसराइल की पोजीशन में कोई फ़र्क पड़ता है या इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई पीछे स्टेप बैक करेगी? हमें इस सारी सूरत हाल को जो ईरान की तरफ से परसों हमें देखने को मिला है, एक पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है और वो पर्सपेक्टिव ये है कि गज़ा की जंग जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई है, वहाँ पर इसराइल के अनाउंस्ड गोल्स, जो मकासद इसराइल ने गज़ा ऑपरेशन के नतीजे में हासिल करने थे, वो नेतन्याहू ने क्या बयान किए थे। नेतन्याहू ने कहा था कि हमारा मकसद है कि हम गज़ा में घुसें और हमास को ख़त्म कर दें। इंटरनेशनल कम्युनिटी आए, गज़ा को रूल करे, फ़लस्तीनियों की PLO आए, वो गज़ा को रूल करे, या अरब ममालिक की कोई फ़ौज आए और वो आकर गज़ा को रूल करे। हम गज़ा में हमास का अस्करी, सियासी, समाजी वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास कोई फ़ॉरेन इंट्रूडर नहीं है। हमास जो 1988 में कायम हुई, उसकी मुसलसल कमांडो एक्टिविटीज़, जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं, खुदकुश हमले हैं, इसराइली अफ़वाज को नुकसान पहुँचाने के उनके जंगी हरबे हैं, वो 14, 15, 17 साल तक मुसलसल होते रहे। बिलाखिर इसराइल 2005 में गज़ा खाली करने पर मजबूर हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल ने बहुत खुशी से गज़ा को खाली किया है। पे नहीं, सन 2000 में इसराइल ने जनूबी लेबनान को खाली किया था। तो अब जहाँ तक आपका सवाल है कि ईरान के हमले के बाद क्या हुआ होगा, नेतन्याहू ने कहा था गज़ा जाने से पहले कि हम गज़ा से हमास को ख़त्म करेंगे, अपने 251 यरगमालियों को बज़ोर ताकत रिहा करवाएंगे। उन्होंने अपने 251 यरगमालियों को बज़ोर ताकत रिहा नहीं करवाया। एक मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के तहत 100 लोग, बूढ़े बच्चे वगैरह वगैरह, वो रिहा किए गए। जवाब में 5000 फ़लस्तीनी रिहा हुए। अब 6 इसराइली मारे गए जो हॉस्टेजेस थे, किसके हमले में, खुदा जाने किसके हमले में, लेकिन वो 6 मारे गए और उनकी लाशें रिट्रीट हुई। एक अरब इसराइली जो हॉस्टेज था, वो पहले तो कहा कि जी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके नतीजे में उसको रिहा करवाया है। बाद में पता लगा कि वो साहब जिस तहखाने में कैद थे, उस तहखाने में अकेले ही बैठे हुए थे। इसराइली फ़ौजी पहुँचे, उनको पहचाना और उठा कर ले गए। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था, वो 2-3 दिन से मुझे
यहाँ तहखाने में छोड़कर चले गए थे। तो ऐसा कोई कामयाब फ़ौजी ऑपरेशन तो अभी तक पिछले 1 साल में हमने इसराइल की तरफ से नहीं देखा, जिसके नतीजे में वो अपने हॉस्टेजेस को रिहा करवा सके हों। ऐसी सूरत हाल में ईरान के 200 मिसाइल जो कल परसों आकर टारगेट किए हैं इसराइल को, हो सकता है 100 के लगभग ऐसे मिसाइल हों जिनको इसराइल के डेविड स्लिंग ने और आयरन डोम ने और एरो 2 और एरो 3 ने तबाह कर दिया हो। लेकिन आज तो हमने वीडियोस देखी हैं कि 3 जंगी बेसिस, एक जहां F-35 जहाज़ डिप्लॉयड हैं, मुसाद के हेडक्वार्टर से 300-400 मीटर के फासले पर ज़मीन में 30 फुट गहरा और 100 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है। तो अगर किसी को ये लगता है कि ईरान के मिसाइल हमले नाकाम हुए हैं, तो मुझे उसकी वो इस्तेदाद इल्म पर शक होना लग जाएगा। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक कतर के ज़रिए ईरान के सदर ने अमेरिका को पैगाम भिजवाया है कि हमारा वो सब्र का दामन ख़त्म हो चुका है। हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप इसराइल को बता दें कि अगर इसराइल ने हमारे इस हमले के जवाब में कुछ भी किया तो हम इसराइली रियासत को तहस नहस कर देंगे। इसराइली रियासत को तहस नहस करने की सलाहियत ईरान के मिसाइलों में है, वो हमें परसों के हमले से साबित हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसराइल ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसराइल अमेरिका की ताकत के साथ मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है। इसराइल अमेरिका की ताकत के बाद मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी फ़ज़ाई ताकत है और मशरिक़ वस्ता में 40,000 अमरीकी अफवाज, 2 अमरीकी जंगी बहरी बेड़े, जिनमें 500 के लगभग लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। ये इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स है कि ये ईरानी शहरों को भी तबाह कर सकते हैं, ईरान की एनर्जी तनसीबात को भी तबाह कर सकते हैं, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी तबाह कर सकते हैं। नेतन्याहू ने शायद 4 दिन पहले ईरान के अवाम से खिताब करके कि बहुत जल्द आप मुल्लाओं के कंट्रोल से आज़ाद हो जाएंगे, ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा शेखी बिगाड़ी थी, जिसका अंजाम उसे कल परसों नज़र आ गया है। नेतन्याहू इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में ये यही माना कि ईरान अब धमकी नहीं दे रहा, ईरान हमला करके दिखा चुका है। और इस हमले में ड्रोन्स और क्रूज़ नहीं थे, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल थे जो 400 सेकंड्स में ईरान से इसराइल तक पहुंच गए हैं। ऐसी किसी सूरत हाल में जब कब्र एक हो और मुर्दे 2 हों, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान और इसराइल दोनों किसी तरह चैन से हैं। दोनों फरीक एक दूसरे को बता चुके हैं कि हम आपको मुकम्मल तबाह कर सकते हैं। इसराइल इस वक्त शदीद परेशानी में है क्योंकि ईरान ने 2-2 गोल से मैच बराबर कर दिया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ईरान अगर इसराइल को टारगेट करता है तो बाकी अरब ममालिक उससे ख़तरे में नहीं होंगे? वो पहले भी इनसिक्योरिटी फील करते हैं ईरान के साथ। और इसके बारे में आपका ख्याल है, जो आज कतर में ईरान और सऊदी अरब के वफ़द की मुलाकात हुई है, तो क्या ये इसराइल के ख़िलाफ़ एजेंडे पे बात हो रही है, कोई जॉइंट फ्रंट की, या ये कि सऊदी अरब अपनी इनसिक्योरिटीज़ कन्वे कर रहा होगा ईरान को कि अगर वो ईरान जो है, यही ईरान, इसके मिसाइल इसराइल तक पहुंच सकते हैं तो ये अरब ममालिक को भी तो टारगेट करते हैं? शुरू से कई दहाइयों से अरब ममालिक इस ईरान से इनसिक्योर हैं। 1979 फरवरी ईरानियन इनकलाब है, इस्लामी इनकलाब। 1980 इनकलाब के 1 साल बाद ईरान इराक जंग शुरू हुई और वो जंग चली 1988 तक। 1984 तक ईरान के पास मिसाइल्स नहीं थे और ना ईरान के पास दूर मार करने वाले जंगी वसाइल थे। 1984 में ईरान ने लीबिया से मिसाइल्स टेक्नोलॉजी ली और उनको इराक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। पहले हमले में 400 इराकी फ़ौजी ईरानी मिसाइल हमले में मारे गए। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इराक जंग के बाद कासिम सुलेमानी की हलाकत तक ईरान ने किसी भी अरब मुल्क को अपने मिसाइलों से निशाना बनाया हो। वो टेरिटोरियल बॉर्डर्स जो ईरान कहलवाते हैं, वहाँ से कभी कोई मिसाइल ऐनुल असद बेस 2021-22 कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ईरानी मिसाइल इराक में गए और टारगेट इराकी सॉवरेनिटी नहीं थी, टारगेट इराकी फोर्सेस नहीं थी, टारगेट इराकी सरजमीन नहीं थी, टारगेट वो वाले बेसिस थे जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं और वो बेसिस जहाँ से ड्रोन उड़ाकर कासिम सुलेमानी को हलाक किया गया था। उसके बाद से लेकर अब तक सिवाय अप्रैल और परसों के हमें ईरानी मिसाइल
कहीं चलते हुए नज़र नहीं आए। तो ईरानी मिसाइलों का अरब दुनिया से कोई तकाबुल या कोई जंग का माहौल नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान अब बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात इसी सूरत कायम होंगे जब एक काबिल अमल मुकम्मल सॉवरन फ़लस्तीनी रियासत साइड बाई साइड इसराइल के कायम की जाएगी। इसके दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू बारहा ये कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी रियासत, कैसी फ़लस्तीनी रियासत, भूल जाएं कोई फ़लस्तीनी रियासत है और फ़लस्तीनियों का कोई कहीं कोई मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता। और वो तमाम फ़लस्तीनी जो अपने लिए रियासत चाहते हैं उन्हें हम फ़लस्तीनी सरज़मीन से, यानी जिसको वो फ़लस्तीन नहीं बल्कि जोडिया एंड समर्रा कहते हैं, जो कि बाइबल में दिए गए फ़लस्तीनी इलाकों के नाम है, हम उनको वहाँ से निकाल मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस वक्त इसराइल की फ़ॉरेन पॉलिसी और सऊदी अरब की फ़ॉरेन पॉलिसी टुवर्ड मिडल ईस्ट आपस में बाहम मुतसादिम हैं, मुखालिफ हैं। ऐसे ही जैसे ईरान की फ़ॉरेन पॉलिसी और इसराइल की फ़ॉरेन पॉलिसी एक दूसरे के मुतसादिम हैं। तो कतर में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, ये अभी तक चूँकि किसी मीडिया पर नहीं आई, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, मैंने इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कल सुनी है अमीर कतर और ईरान के सदर की, मैं उस बारे में ये कह सकता हूँ कि कतर इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर ये डिप्लोमेटिक स्ट्रगल्स और निगोशिएशंस चल रही हैं ताकि गज़ा की जंग बंद की जाए। मिस्र, अमेरिका और कतर तीनों ममालिक मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा में जंग बंद हो। कल अमीर कतर ने ये कहा है कि इसराइल की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के सबब खित्ते के अमन को ख़तरा है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, अगर चीन उसमें प्राइमरी ब्रोकर था तो कतर उसमें सेकेंडरी ब्रोकर था। तो कतर दुनिया में सिफारतकारी के लिहाज से एक क्रेडिबल नॉन बाइस्ड मुल्क के तौर पर अपनी एक शनाख्त रखता है। तो कतर अगर ये कह रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दुनिया के 157 ममालिक ने यह कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। और मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था इसराइल के फॉरेन अफेयर के डायरेक्टर जो उनके टॉप सिफारतकार हैं, वो ये बता रहे थे कि इसराइल दुनिया में जिस कदर अब तन्हा है इस कदर कभी नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि हम कितने साल लगाकर दुनिया को ये बता सकेंगे कि हाँ हम आप लोगों की तरह एक नॉर्मल मुल्क हैं। नहीं, इज़राइल इज़ नो मोर अ नॉर्मल कंट्री, दे हैव बिकम अ पराया स्टेट। अभी फ्रांस की तरफ से ये बयान आया है कि हम इसराइली हुकूमत के इस इकदाम की कोई तौसीक नहीं करते बल्कि मजम्मत करते हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरियस को क्या करार दिया है, परसोना नॉन ग्राटा, नापसंदीदा शख्सियत। तो अगर इसराइल जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है और जिसका रकबा पिंडी इस्लामाबाद से ज़्यादा नहीं है, उसमें ये हिम्मत और जुर्रत है कि वो अक़वाम आलम की नुमाइंदा असम्बली के सरबराह को नापसंदीदा शख्सियत करार देता है, तो मेरा ख्याल है इसराइली अब ये मान चुके हैं कि दुनिया उन्हें नापसंदीदा मुल्क के तौर पर मान रही है। ये कब तक चलेगा, ज़्यादा देर नहीं चलने का। चलें, अरब ममालिक का भी हमने देख लिया, आपने अच्छा तज्ज़िया इंटरनेशनली भी कर दिया है कि कितना डिफ़िकल्ट है और डिप्लोमेसी कैसे कतर में मिडल ईस्ट में चल रही है। पाकिस्तान में बड़े अजीब से रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने जो हमला किया ये तो सिंबॉलिक था, खाली दिखाने के लिए था, जिसमें एक बंदा भी नहीं मरा इसराइल का। इंटरनेशनली ऑल्दो इसराइल को भी पता चल गया है कि उन्होंने एक रिटेलिएट किया है और वो करेंगे। और वो और रिटेलिएशन उन ईरान 3 बेसिस पर डायरेक्ट हिट हुई है जो उनका मकसद था। तो ईरान ने अपनी डेटरेंस भी एक तरह से कायम कर बहाल ली कर है। दी। और फिर ये कि जब से इस्माइल हनिया की हलाकत हुई है तेहरान में, तब से उनके ऊपर एक ये प्रेशर था कि वो एक रिएक्शन दें और उन्होंने उस पर कोई रिटेलिएट नहीं किया, और जो उन्होंने अब करके अपनी एक डिटरेंस तो कायम कर ली है। लेकिन पाकिस्तान में बड़े मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब बंदा तो मरा कोई नहीं, तो ये ऐसे ही पटाखे चलाए हैं, इन्होंने आतिशबाजी की है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये वाकई इसका इम्पेक्ट हुआ है और इसराइल हो सकता है कि अब कोई होश के नाखून ले और इसको एक जंग की सूरत ना क्रिएट करे। अदरवाइज़ तो ऐसा लग रहा था जिस दिन ये रात को हुए हैं, पाकिस्तान में जो लोग तबसरा कर रहे थे, जो कमेंट्स दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बस ये जंग जो है वो चंद दिनों के फासले पर है। और ये सारा रीजन जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान क्योंकि गोल्ड स्मिथ लाइन में ईरान के साथ बॉर्डर लगता है,
तो हम तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। तो आप पाकिस्तान की रिएक्शंस को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में ईरानी रियासत के बारे में इंतहाई इंतहा पसंदाना ख्यालात हैं। जो लोग ईरानी रियासत के हामी हैं वो ईरानी रियासत के ईरानियों से बढ़कर हामी हैं, और जो ईरानी रियासत के मुखालिफ हैं वो इसराइल से भी ज़्यादा ईरान के मुखालिफ नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान में ईरान से मुतल्लिक जो जज्बात हैं उनमें फ़िरका वारियत का जो देसी रंग है, जो हमारा बिल्कुल मकामी है, वो बहुत ज़्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में होगी जो ये कहते हैं कि इसराइल और ईरान दरअसल एक हैं, और ऐसे भी होंगे जो ये कहते हैं कि तमाम, लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है कि मुस्लिम ममालिक में गैरत ख़त्म हो गई है, बगैरत हैं, और ईरान एक वाहिद गैरतमंद इस्लामी मुल्क है। वो कहते हैं ना 56 बहनों का एक भाई। तो ये पाकिस्तान में जो कुछ लोग सोचते हैं वो पाकिस्तान के मकामी फ़िरका वारियत के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ईरान के लिए पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड हिमायत पाई जाती है, ख़ास तौर पर सियासी जमातों में, और ख़ास तौर पर मजहबी सियासी जमातों में। फ़िरका वाराना दहशतगर्द तंजीमों की बात नहीं हो रही। मेरी मुराद पाकिस्तान में जो बड़ी मजहबी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके ईरान के साथ बहुत दोस्ताना तल्लुकात हैं, और ईरान की पाकिस्तान के एक ख़ास सेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा गहरे रवाबित हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट है। वो रिलीजियस इन्वेस्टमेंट भी है, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है, वो कल्चरल इन्वेस्टमेंट भी है। और हर साल पाकिस्तान में जूँ मुहर्रम की तकरीबात बढ़ती चली जा रही हैं, हमें पाकिस्तानी मुहर्रम की अज़ादारी ईरानी मुहर्रम वाली अज़ादारी के साथ तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, और ये तब्दील होता हुआ रंग ईरान के इनकलाब को बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट करने की जो ईरानी पॉलिसी है उसका सीधा साधा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में जो लोग भी पॉलिसी साज हैं उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि ईरानी सकाफ़त पाकिस्तान में किस तरह आ रही है। हम जो हज़ारों साल के सकाफ़ती रिश्ते हैं उनसे इनकार नहीं करते, लेकिन वो सकाफ़त जिसके पीछे सियासी मकासद हैं उस पर हमें मोहतात रहने की और एहतियात करने की ख़ास ज़रूरत है। चौधरी की क्या दीवार गिरनी चाहिए, चाहे वो आपके ऊपर ही क्यों ना गिर जाए। तो ईरान को तंज़ करना है, चाहे उस तंज़ करते वक्त आप कितने ही बेवकूफ़ क्यों ना शुमार हों। बहुत शुक्रिया शोज़ब, अब तक के लिए इतना ही।